वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों फिर से आपने अभी इसी क्लासेस में स्टार्ट करना है, ठीक है। लेकिन जो करा रही हूँ बहुत अच्छे से करना है। अब सुनो ध्यान से, मैंने आपको क्लास में एक चैप्टर स्टार्ट कराया था, फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। आपको मैंने बताया था कि 11th क्लास में भी हमने ये चैप्टर किया है, फिनेंशियल स्टेटमेंट। फिनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर में हमने बनाया था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनानी सीखी थी। लेकिन जो आपने 11th क्लास में फिनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर किया था वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस किया गया था। लेकिन आज जो हमारा चैप्टर है वो है फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, ठीक है। कंपनी की फिनेंशियल स्टेटमेंट बनानी सीखनी है। एक तो कंपनी में स्टेटमेंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस को हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। अगर आपसे कोई पूछे कि नेम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, तो दो ही हैं, एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। तो इस चैप्टर में आपने एक तो कंपनी की बैलेंस शीट बनाना सीखना है, प्लस कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना सीखना है, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग कर दी थी। जिन बच्चों ने अगर नहीं किया, कल मैं आपको अभी जो आज लेक्चर डाल रही हूँ वो पार्ट 2 से डाल रही हूँ, क्योंकि मैं सिखा चुकी हूँ आपको ये क्लास में। आज हम सम स्टार्ट कर रहे हैं इस लेक्चर में, लेकिन अगर जिन्होंने इसका बेसिक नहीं किया वो मैं कल तक पार्ट 1 डाल दूंगी, वो वहाँ सीख के फिर सम स्टार्ट कर देंगे पार्ट 2 से। लेकिन अभी मैं पार्ट 2 ही बता रही हूँ। एक तो आपको मैंने कंपनी की बैलेंस शीट बनानी सिखाई थी, प्लस बताया था कि कंपनी की जो बैलेंस शीट है वर्टिकल फॉर्म में बनती है। ऊपर कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड, नीचे असेट साइड, मतलब पार्टनरशिप की तरह नहीं कि यहाँ कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड, यहाँ पे असेट साइड, वर्टिकल फॉर्म में बनती है। प्लस कंपनी में एक एक चीज हेडिंग और सब हेडिंग में लिखी जाती है। क्या क्या लिखा जाता है वो मैंने सारा क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। आपको पता है, मैंने बताया था कि ऊपर एक तो कंपनी की जो बैलेंस शीट बनती है कंपनी एक्ट 2013 शेड्यूल 3 ऑफ पार्ट 1 के अकॉर्डिंग बनती है, ठीक है। उसके अंदर आपको पता है सबसे ऊपर साइड जो होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड, प्लस कंपनी में कैपिटल को कहते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। इसके अंदर सबसे पहली हेडिंग शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में 3 सब हेडिंग है। कौन कौन सी 3 सब हेडिंग है? सबसे पहली शेयर कैपिटल, ठीक है, फिर रिजर्व एंड सरप्लस, फिर मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। ये 3 सब हेडिंग है। उसके बाद दूसरी हेडिंग, एक है मेजर हेडिंग, उसके अंदर 3 सब हेडिंग है। दूसरी सब हेडिंग सिलेबस में नहीं है, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, लेकिन नेम याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछ लेगा कि कैपिटल इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड की मेजर हेडिंग्स के नाम बताओ, तो नाम पता होने चाहिए। उसके बाद आपको पता है लायबिलिटी 2 है, करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज। तो तीसरी मेन हेडिंग है नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में 4 सब हेडिंग है। सबसे पहली लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, फिर डेफर टैक्स लायबिलिटी, नेक्स्ट अदर करंट लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। इसके बारे में मैं पूरा डिस्क्रिप्शन आपको क्लास में दे चुकी हूँ। नेक्स्ट उसके बाद है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में भी 4 सब हेडिंग है। सबसे पहली बताओ, सबसे पहली कौन सी है? शॉर्ट टर्म बोरिंग, फिर ट्रेड पेबल्स, फिर अदर करंट लायबिलिटीज, फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो मतलब 4 मेजर हेडिंग है आपकी इस साइड। फिर स्टार्ट होता है असेट। असेट 2 टाइप्स की हैं, नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट। इसलिए इस साइड में मेजर हेडिंग भी 2 हैं, नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट। नॉन करंट असेट्स में सब हेडिंग है 5। फर्स्ट फिक्स असेट्स, लेकिन फिक्स असेट में भी 4 इसकी लिस्ट है। एक टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट, नेक्स्ट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नेक्स्ट डेफर टैक्स असेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट असेट्स। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अगर इसको जरा भी कंफ्यूजन है मैं पार्ट 1 में एक बार पूरा डिस्क्राइब कर दूंगी, वहां से देख लेना, ठीक है। उसके बाद करंट असेट्स। करंट असेट्स में 6 सब हेडिंग है। सबसे पहली करंट इन्वेस्टमेंट, नेक्स्ट इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के बाद बच्चे आता है इन्वेंट्री के बाद ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल के बाद कैश एंड कैश इक्विलेंट, कैश एंड कैश इक्विलेंट।
उसके बाद आता है अदर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, फिर अदर करंट असेट्स। लेकिन सम स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको कुछ एक चीज़ बतानी है थोड़ी सी, वो ध्यान से सुन लो एक बारी क्या चीज़ है, ठीक है। सम स्टार्ट करने से पहले बच्चे एक बारी आपने ध्यान रखना है, सम स्टार्ट करने से पहले आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, पूरी जो मैंने हेडिंग सब हेडिंग है, एक बार जो स्टार्टिंग पेज पे पूरी बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वो अच्छे से पढ़ लेना है आपने, ठीक है। आज मैं आपको एक और चीज़ बता रही हूँ, ध्यान से सुनना एक बारी क्या चीज़ है ये, ठीक है। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, कौन सी लायबिलिटी बच्चे? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। क्या होती है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, वो आपने थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी कौन सी लायबिलिटी होती है। बच्चे ध्यान से सुनना, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी होती है डाउटफुल लायबिलिटी, मतलब जो पता ही नहीं है ये मुझे देनी है या नहीं देनी है, डाउटफुल लायबिलिटी है। डाउटफुल लायबिलिटी है तो बैलेंस शीट में तो आनी ही नहीं चाहिए, फिर ये कहाँ आती होगी कंटीजेंट लायबिलिटी? तो कंटीजेंट लायबिलिटी एग्जाम्पल भी मैं आपको बताती हूँ कि क्या होती है कंटीजेंट लायबिलिटी। पर कंटीजेंट लायबिलिटी होती है बच्चे डाउटफुल लायबिलिटी, जो एट प्रेजेंट क्लियर नहीं है कि ये हमें देनी है या नहीं देनी। कोई इवेंट हैपन होगा तब मुझे पता लगेगा कि ये देनी है या नहीं। जब तक कोई इवेंट हैपन नहीं होता तब तक क्लियर ही नहीं है कि ये मुझे देनी है या नहीं देनी। तो डाउटफुल लायबिलिटी ये बैलेंस शीट में शो ऑफ हो ही नहीं सकती जिसके ऊपर डाउट है कि पता नहीं हमें देना है या नहीं देनी है लायबिलिटी, ठीक है। तो कंटीजेंट लायबिलिटी इज दैट लायबिलिटी विच मे बी अराइजन, contingent liability is that liability अच्छा एक मिनट देखता हूं, मैंने बीच में एल लगाना भूल गई थी यहाँ पे। कंटीजेंट लायबिलिटी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मैंने अभी अभी बताया था कि कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी कौन सी होती है? डाउटफुल लायबिलिटी, जो हमें कंफर्म ही नहीं है देनी है या नहीं देनी, ठीक है। अब सुनो ध्यान से कि कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी इज दैट लायबिलिटी विच हैव नॉट अराइजन, जो अभी तक अराइज नहीं हुई है, बट मे बी अराइजन, लेकिन अराइज हो सकती हैं ऑन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट, कि किसी इवेंट के हैपन होने पे अराइज हो सकती हैं, अभी तक अराइज नहीं हुई हैं। जैसे आप कहोगे एग्जाम्पल फॉर, बच्चे एक तो इसकी डेफिनेशन जो लिखी हुई है, क्योंकि 1 मार्क में आ सकता है कि व्हाट इज द कंटीजेंट लायबिलिटी, तो न्यू बुक के अकॉर्डिंग 1.24 पेज पे कंटीजेंट लायबिलिटी की डेफिनेशन है, वहां से आप एक बार जरूर पढ़ लेना कि व्हाट इज द कंटीजेंट लायबिलिटी। तो कंटीजेंट लायबिलिटी इज दैट लायबिलिटी which have not arisen, जो अभी तक अराइज नहीं हुई है, बट मे बी अराइजन ऑन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट, जो किसी इवेंट के हैपन होने पे अराइज हो सकती हैं। आप कहोगे एग्जाम्पल फॉर, कि जैसे मान लो किसी ने मुझ पे कोर्ट केस किया हुआ है कंपनी पे, ठीक है, 4 लाख का कोर्ट केस किया हुआ है कि मैंने देना है, लेकिन अभी तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आया। जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आता तो मुझे क्या पता जिसने मुझ पे केस किया है कि वो मुझे 4 लाख देने हैं या नहीं देने? कब पता लगेगा? जब कोर्ट का डिसीजन आएगा। अभी तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आया तो मुझे पता ही नहीं है मुझे ये पैसे देने भी हैं या नहीं देने, तो ये मेरी डाउटफुल लायबिलिटी है, तो जिसे हम कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी कहते हैं। तो आज मैं आपको कुछ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के एग्जाम्पल बताऊंगी। ये एग्जाम्पल 4 से 5 हैं, जो 1.27 पेज पे कॉन्टिंजेंट, आज जो मैं टॉपिक करा रही हूँ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी और कमिटमेंट, इसके 4 एग्जाम्पल कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के हैं और कमिटमेंट के 3 हैं। ये नाम ध्यान रख लेना जो मैं समझा रही हूँ, क्या क्या कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के एग्जाम्पल, क्योंकि ये आएगा कि ये कौन सी हेडिंग में आता है या सब हेडिंग में आता है। तो ध्यान रखना, जो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी मैं बता रही हूँ ये डाउटफुल लायबिलिटी, एक तो बैलेंस शीट में नहीं आती।
नोट्स टू अकाउंट्स में आती है। किस में आती है? नोट्स टू अकाउंट्स। तो आपने इसका जब भी इसके अंदर जो मैं एग्जांपल आज समझा रही हूं तो आपने लिखना है इट इज अ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी शोन इन नोट्स टू अकाउंट्स। कहाँ शो ऑफ करते हैं हम? नोट्स टू अकाउंट्स नीचे शो ऑफ करते हैं, बैलेंस शीट में ये नहीं आती। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो अब मैं कुछ एग्जाम्पल बता रही हूँ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। जितने भी एग्जाम्पल बताऊंगी वो सारे डाउटफुल होंगे, ध्यान से देखना। पहला तो एग्जाम्पल जो मैंने अभी तक बताया है वही है कि कॉन्टिजेंट लायबिलिटी का फर्स्ट एग्जाम्पल, क्लेम अगेंस्ट द कंपनी। क्लेम अगेंस्ट द कंपनी, क्लेम अगेंस्ट द कंपनी बट नॉट एक्नॉलेज as debts, but not acknowledge as debts। क्या मतलब है इसका? क्लेम अगेंस्ट द कंपनी, कंपनी के अगेंस्ट किसी ने क्लेम किया है, बट नॉट एक्नॉलेज एज डेब्ट्स। लेकिन अब नॉट एक्नॉलेज एज डेब्ट का मतलब नॉट क्लियर एज डेब्ट, कि मुझे क्लियर ही नहीं है ये पैसे मुझे देने हैं या नहीं देने। नॉट एक्नॉलेज एज डेब्ट मतलब जो अभी तक क्लियर ही नहीं है कि ये पैसे मुझे देने भी हैं या नहीं देने, अभी तक क्लियर नहीं है, तो मुझे पता ही नहीं है ये पैसे मैंने देने भी हैं या नहीं देने। ठीक है, तो ये मेरे लिए कैसे हो गई? डाउटफुल लायबिलिटी हो गई। तो ये कभी भी लाइन लिखी आए तो लिख देना आप कि दिस इज द कॉन्टिजेंट लायबिलिटी शोन इन नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, तो क्लेम अगेंस्ट द कंपनी, कंपनी के अगेंस्ट किसी ने क्लेम किया है, बट नॉट एक्नॉलेज एज डेब्ट्स, नॉट एक्नॉलेज एज लायबिलिटी, कि ये मुझे क्लियर ही नहीं है ये पैसे मुझे देने हैं या नहीं देने। ठीक, नेक्स्ट, गारंटीज गिवन बाय कंपनी। गारंटीज गिवन बाय कंपनीज, गारंटी गिवन बाय कंपनी, कंपनी के अगेंस्ट, सुने ध्यान से सुनना, क्या एग्जाम्पल आ रहा है हमारा? गारंटी गिवन बाय कंपनी। गारंटी गिवन बाय कंपनी का बच्चे क्या मतलब है? ध्यान से सुनना। आपको पता है जैसे किसी पर्सन ने या किसी कंपनी ने बैंक से लोन लिया, आपको पता है बैंक से अगर कोई लोन लेता है तो कोई ना कोई गारंटी देनी पड़ती है। तो हमने गारंटी दी है, जिसने लोन लिया है उसका गारंटर हम बने हैं। आप बताओ, गारंटी पहले साइन किया मैंने कि हाँ बैंक इस व्यक्ति को लोन दे दे, इस कंपनी को लोन दे दे, और मैंने एज अ गारंटर साइन किया है। आप बताओ गारंटर साइन करने का मतलब क्या है? क्या मुझे उस लोन की पेमेंट करनी है? नो। ठीक है, नहीं। आपको पता है मैंने गारंटी साइन करने का मतलब क्या है कि अगर उस व्यक्ति ने पेमेंट नहीं करी तो बैंक किससे मांगेगा? मुझसे। उस टाइम मांगेगा जब वो लोन की पेमेंट नहीं करेगा। लेकिन आज तो ये मेरी लायबिलिटी नहीं है, मैंने गारंटी पे साइन किया है। कब मांगेगा बैंक? कि अगर जिसने बैंक से लोन लिया अगर वो वापस नहीं करता तो मैंने एज ए गारंटर साइन किए हैं तो मुझे देने पड़ेंगे ये पैसे। ठीक है, तब मुझे ये पैसे देने पड़ेंगे। तभी तो मैंने कहा कंटीजेंट लायबिलिटी इज दैट लायबिलिटी विच इज हैव नॉट अराइजन, विच हैव नॉट अराइजन, जो अभी तक अराइज नहीं हुई बट मे बी अराइजन ऑन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट, जो किसी इवेंट के हैपन होने पे अराइज हो सकती है। मतलब मैंने साइन किए हैं तो अगर उस व्यक्ति ने पेमेंट नहीं की तो बैंक मुझसे मांगेगा, तो उस केस में मुझे देने पड़ेंगे, आज अभी नहीं देने। ठीक है, तो गारंटी गिवन बाय द कंपनी, तो कंपनी ने अगर किसी को गारंटी दी है तो अगर उस व्यक्ति ने पेमेंट नहीं की तो उस टाइम कंपनी की यहाँ पे लायबिलिटी क्रिएट हो सकती है। तो गारंटी भी कंपनी की कॉन्टिजेंट लायबिलिटी के अंडर आएगा। ठीक है, उसके बाद है बच्चे प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड, अब आप कहोगे ये क्या होता है प्रपोज डिविडेंड? प्रपोज डिविडेंड को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं, प्रोविजन फॉर डिविडेंड, सॉरी मतलब जस्ट लाइक अ सिंपल फॉर्म में कहूं तो ये। अब ये होता क्या है, ध्यान से सुनना। आप सबको पता है कि कंपनी में शेयर होल्डर ने पैसे लगाए हुए हैं,
लोगों ने कंपनी के शेयर खरीद के कंपनी में पैसे लगाए हुए हैं और कंपनी शेयर होल्डर को एट द एंड ऑफ ईयर डिविडेंड देती है। शेयर होल्डर को क्या देती है? डिविडेंड देती है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बच्चे, कंपनी में एट द एंड ऑफ ईयर प्रॉफिट हुए और आप सबको पता है प्रॉफिट निकलते हैं 31 मार्च को। ठीक है, जब 31 मार्च हुआ, कंपनी को पता है कि कंपनी को डिविडेंड देना है। क्या देना है? डिविडेंड। लेकिन ये नहीं पता कितना देना है। ठीक है, आपको पता है, कंपनी को पता है कंपनी को डिविडेंड देना है, लेकिन अभी नहीं पता कितना देना है। तो कंपनी को पता है कि डिविडेंड देना पड़ेगा, तो कंपनी में जब प्रॉफिट हुआ 31 मार्च को, तो प्रॉफिट से कुछ पैसे डिविडेंड देने के लिए निकाले गए प्रोविजन फॉर डिविडेंड के नाम से। किसके नाम से निकाले गए? प्रोविजन फॉर डिविडेंड के नाम से। ठीक है, प्रोविजन फॉर डिविडेंड को ही हम कहते हैं प्रपोज डिविडेंड। प्रोविजन फॉर डिविडेंड को ही हम कहते हैं प्रपोज डिविडेंड। ठीक है, अब ये कंटीजेंट लायबिलिटी क्यों है? तो आप कहो कि जो डिविडेंड के लिए जो पैसे निकाले गए, प्रोविजन फॉर डिविडेंड, प्रोविजन वर्ड होता है नॉन लायबिलिटी, जो मुझे पता है देनी है लेकिन अमाउंट नहीं पता। लेकिन इसके लिए प्रोविजन फॉर डिविडेंड वर्ड क्यों यूज नहीं हुआ? प्रपोज डिविडेंड क्यों हुआ? हमने प्रॉफिट से कुछ पैसे निकाले डिविडेंड देने के लिए। क्या देने के लिए? डिविडेंड। तो आप कहोगे कि जो डिविडेंड देने के लिए पैसे निकालेंगे तो विद इन 1 ईयर पे हो जाएंगे, तो ये तो हमारी कंटीजेंट लायबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपको पता है 31 मार्च को प्रॉफिट हुआ और हमने डिविडेंड देने के लिए पैसे निकाल लिए, लेकिन आपको पता है डिविडेंड के लिए जो पैसे निकाले वो हमने निकाले 31 मार्च तक, लेकिन डिविडेंड डिक्लेयर होता है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, उसमें डिसाइड होता है कि इस साल डिविडेंड देना है या नहीं देना। ठीक है, लेकिन 31 मार्च तक मीटिंग नहीं हुई होती, वो 31 मार्च के बाद मीटिंग होती है और इस डेट तक मीटिंग नहीं हुई होती। एनुअल जनरल मीटिंग होती है 31 मार्च के 1 महीने के बाद, ऐसे कुछ होती है। ठीक है, तो इस डेट तक हमने प्रॉफिट से पैसे तो निकाल लिए डिविडेंड देने के लिए, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि ये डिविडेंड देना है या नहीं देना। क्यों? क्योंकि इस साल डिविडेंड देना है या नहीं देना वो एनुअल जनरल मीटिंग में डिसाइड होता है, उसके बाद दिया जाता है। उस एनुअल जनरल मीटिंग में अगर डिसाइड हो गया तो दे दिया जाएगा, अगर एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर नहीं हुआ तो नहीं दिया जाएगा। तो ये जो हमने 31 मार्च को डिविडेंड देने के लिए पैसे निकाले, ये हमें कंफर्म ही नहीं है कि हम ये शेयर होल्डर को देने हैं या नहीं देने, क्योंकि ये डिपेंड है, जो महीने के बाद एनुअल जनरल मीटिंग होगी उसमें डिसाइड होगा कि ये देने हैं या नहीं देने हैं। ठीक है, ये देने हैं या नहीं देने। 31 मार्च तक मीटिंग नहीं होती, उसके बाद हुई होती है। तो जो मैंने डिविडेंड देने के लिए पैसे निकाले, तो मुझे पता ही नहीं है ये देने हैं या नहीं देने। किस पर डिपेंड है? इवेंट पे। इवेंट क्या है? मीटिंग होगी, वहां डिक्लेयर हो गया तो ये डिविडेंड देने के लिए जो पैसे निकाले हैं तो दे दिए जाएंगे, अदरवाइज नहीं दिए जाएंगे। तो 31 मार्च तक ये जो प्रपोज डिविडेंड है, मेरी कैसी लायबिलिटी बनी रहेगी? कंटीजेंट। पता नहीं देना है या नहीं देना, क्योंकि मीटिंग पे डिपेंड है, जो अभी 31 मार्च को नहीं होती, उसके बाद होती है। ठीक है, तो प्रपोज डिविडेंड भी मेरी कैसी लायबिलिटी बनी रहती है? कंटीजेंट लायबिलिटी। तभी इसके लिए प्रोविजन वर्ड है, क्योंकि प्रोविजन होती है नॉन लायबिलिटी, जो कंफर्म है मुझे देनी है लेकिन अमाउंट नहीं पता होती। ये तो कंफर्म ही नहीं है, डाउटफुल है, इसलिए प्रपोज डिविडेंड के नाम से हम रखते हैं इसे प्रपोज डिविडेंड। दिस इज ऑल्सो कंटीजेंट लायबिलिटी। ठीक है, 4th पॉइंट, बिल डिस्काउंटेड but not mature. Bill discounted but not mature. बिल डिस्काउंट कराया बट नॉट मैच्योर। आप कहोगे बच्चे आप ध्यान रखना, ये जो कंटीजेंट लायबिलिटी के मैंने 4 एग्जाम्पल दिए, तो इसमें से कुछ भी लिखा आएगा। ठीक है, तो आपने ये लिखना है, दिस इज द कंटीजेंट लायबिलिटी शोन इन नोट्स टू अकाउंट्स, क्योंकि ये बैलेंस शीट आप लिखोगे नॉट शोन इन बैलेंस शीट। ठीक है, ये बैलेंस शीट में शो ऑफ नहीं होते क्योंकि ये कंफर्म लायबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो अब सुनो लास्ट एग्जाम्पल, ये क्यों कंटीजेंट लायबिलिटी है, क्यों ये डाउटफुल लायबिलिटी है। बच्चे आपको ध्यान होगा 11th क्लास में मैंने एक चैप्टर कराया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सपोज दैट
ए एंड बी टू पार्टीज हैं। ए सोल्ड गुड्स टू बी, ए ने किसको गुड्स सोल्ड किया? बी, फॉर ₹50,000, बट बी सेइंग आई विल पे आफ्टर 3 months, मैं पेमेंट कितने मंथ्स के बाद करूंगा? 3। ठीक है, तो ए को तो प्रूफ चाहिए था, तो ए ने क्या किया, इसके नाम पर एक बिल लिखा कि गुड्स सोल्ड टू बी एंड ही विल पे आफ्टर 3 months। ये पेमेंट कितने मंथ्स के बाद करेगा? 3। ठीक है, इसने बिल लिखकर इसके पास भेज दिया, बी के पास बिल आया, बी ने इसके ऊपर साइन कर दिए। साइन करने का मतलब इसने एक्सेप्टेंस दे दी कि हाँ मैं पेमेंट कर दूंगा, एक्सेप्टेंस दे दी। इसके लिए ये बिल बीपी है, इसने बिल साइन करके इसको दे दिया, इसके लिए ये बिल बीआर है। क्या है? बीआर। इसके पास ये बीआर 50,000 का आ गया। अब मुझे बताओ, ये जो इसके पास बीआर आया है, बी इसको इसकी पेमेंट कितने मंथ्स के बाद करेगा? 3 months के बाद। ठीक है, बी इसको 3 months के बाद करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आज ए को जल्दी पैसे चाहिए इस बिल के, 3 महीने से जल्दी चाहिए, तो अब क्या है, तो बैंक एक फैसिलिटी देता है कि आप इस बिल के पैसे बैंक से जल्दी ले सकते हो। तो बिल के पैसे बैंक से लेना, दैट इज कॉल्ड बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। ठीक है, ए ने बिल बैंक के पास भेज दिया, बैंक ने इसको पैसे दे दिए। आपको पता है कम पैसे मिलते हैं, हमने चैप्टर किया हुआ है, डिस्काउंट चार्जेस कटते हैं। ठीक है, तो बिल के पैसे बैंक से लेना टाइम पीरियड से पहले, दैट इज कॉल्ड बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। ए के पास जो बिल आया था, उसने इस बिल के पैसे बैंक से ले लिए। ठीक है, इसके पास बिल के पैसे आ गए। अब मुझे बताओ बिल किसके पास है? बिल के पैसे बैंक से लेना, दैट इज कॉल्ड बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, यहां पे इसने टाइम पीरियड से पहले पैसे ले लिए। अब बिल किसके पास है? बैंक के पास। जब 3 महीने पूरे होंगे, बैंक बिल किसके पास भेजेगा? बी के पास भेजेगा। बैंक बिल किसके पास भेजेगा? बी के पास भेजेगा। ठीक है, तो बी ने अगर पेमेंट कर दी तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बी ने अगर क्या शो की? इनएबिलिटी। तो बताओ बैंक बिल के पैसे किससे मांगेगा? ए से, जिसने बिल को डिस्काउंट कराया था। तो उसे ये पूरे बिल के 50,000 वापस करने पड़ेंगे, पूरे बिल के पैसे इसे बैंक को वापस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ए की क्या क्रिएट होगी? लायबिलिटी। जिसने बिल को डिस्काउंट कराया था, मतलब पैसे लिए थे, उसे ये पैसे वापस करने पड़ सकते हैं, लेकिन वापस करने हैं या नहीं करने, ये कब पता लगेगा? मैच्योरिटी डेट पर, 3 महीने के बाद। क्योंकि 3 महीने के बाद बैंक बिल किसके पास भेजेगा? बी। बी ने अगर पे कर दिए तो बैंक इससे नहीं मांगेगा। बी ने अगर पे नहीं की तो इसको इसकी यहाँ लायबिलिटी क्रिएट होगी, तो इसको वापस करने पड़ेंगे। लेकिन जब तक 3 महीने नहीं आते, मतलब मैच्योरिटी डेट नहीं आती, ये एक ही कंटीजेंट लायबिलिटी बनी रहेगी कि पता नहीं है मुझे पैसे वापस करने हैं या नहीं करने। तो वही है बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर। बिल डिस्काउंटेड मतलब हमने बिल के पैसे बैंक से ले तो लिए हैं, लेकिन अगर मैच्योरिटी डेट पे बी ने पैसे नहीं किए, बैंक को पैसे नहीं दिए, तो हमने जो ये बिल डिस्काउंट कराया, ये पैसे वापस करने पड़ सकते हैं। लेकिन कब पता लगेगा? मैच्योरिटी डेट पर। मैच्योरिटी डेट है मतलब जब तक बिल का टाइम पीरियड पूरा नहीं होता, तब तक ये हमारी कैसी लायबिलिटी बनी रहेगी? कंटीजेंट लायबिलिटी। ठीक है, तो बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर, कि ए ने ये जो बिल डिस्काउंट कराया है, ये 3 महीने के बाद इसको पता लगेगा कि वापस करना है या नहीं करना। ठीक है, लेकिन जब तक मैच्योर नहीं होता, मतलब मैच्योरिटी डेट नहीं आती, 3 महीने पूरे नहीं होते, तब तक ये ए ने जो बिल डिस्काउंट कराया है, ये इसकी कंटीजेंट लायबिलिटी बनी रहेगी। पता नहीं ये पैसे इसे वापस करने हैं या नहीं करने। तो कंटीजेंट लायबिलिटी के मीनिंग मैंने यही तो बताया, डाउटफुल लायबिलिटी। पता नहीं ये पैसे हमें वापस करने हैं या नहीं करने। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, ये जो मैंने जो समझाए हैं, ये न्यू बुक में 1.27 पेज पे कंटीजेंट लायबिलिटी के एग्जाम्पल हैं। अब सुनना, नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बताती हूँ कमिटमेंट्स।
कमिटमेंट्स क्या होता है बच्चे? कमिटमेंट, ध्यान से सुनना, कमिटमेंट होता क्या है? ठीक है बच्चे, कमिटमेंट क्या होता है? कमिटमेंट इज एन एग्रीमेंट, कमिटमेंट इज एन एग्रीमेंट टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्टिविटी एट अ सर्टेन टाइम। क्या बता रही हूं मैं आपको कमिटमेंट के बारे में? कमिटमेंट इज एन एग्रीमेंट टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्टिविटी एट अ सर्टेन टाइम। एक सर्टेन टाइम में किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने का एक एग्रीमेंट है। आपको भी कैसे? ध्यान से सुनना, एक एग्जांपल देती हूँ बच्चे। मैंने है ना किसी से कॉन्ट्रैक्ट लिया है काम कराने, काम करा रही हूँ मैं किसी को, उसको मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है 80 करोड़ का। मैंने उसे 50 करोड़ दे दिए हैं, 30 करोड़ अभी नहीं दिए। ठीक है, वो मुझसे मांग रहा है कि दो मुझे 30 करोड़। तो मैंने उसको एग्रीमेंट लिखा है कि काम पूरा कर दे, मैं दे दूंगी। मैंने उससे एग्रीमेंट किया है काम पूरा कर दे दूंगी, लेकिन पहले काम पूरा कर। ठीक है, तो वही है, एग्रीमेंट किया है मैंने टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्टिविटी एट अ सर्टेन टाइम। ठीक है, तो मैंने उसको कहा है कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दे, मैं पैसे दे दूंगी। ठीक है, तो कमिटमेंट होता है, कमिटमेंट इज एन एग्रीमेंट टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। ठीक है, मैंने उससे कहा है कि हो ऐसा कर तो मैं कर दूंगी। ठीक है, तो डिपेंड हो गया एक एग्रीमेंट, और एक एग्रीमेंट हो गया किसी एक्टिविटी को पूरा करने का। तो इसके अंदर एग्जाम्पल कौन से आते हैं? 3 ही एग्जाम्पल हैं, ध्यान से समझना है आपने कौन कौन से। कॉन्ट्रैक्ट रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड, कॉन्ट्रैक्ट रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड। कॉन्ट्रैक्ट जो अभी पूरा होना बाकी है, तो मैंने एग्रीमेंट किया है कि इसको पूरा कर दे, मैं पैसे दे दूंगी। तो ये कंटीजेंट नहीं है, डाउटफुल नहीं है। मैंने कहा है कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दे दूंगी। तो कॉन्ट्रैक्ट रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो अभी पूरा होना बाकी है। ठीक है, तो ये कंटीजेंट में नहीं आएगा, कमिटमेंट में आएगा। नेक्स्ट, uncalled liability on partly paid up share, uncalled liability on partly paid up share। आपको भी ये क्या है, पूरी लाइन का मीनिंग समझो, ध्यान से सुनो बच्चे। मैंने ना किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, मैंने किसी कंपनी के 10,000 शेयर खरीदे हुए हैं। शेयर की कॉस्ट है 10। अगर मैंने 10 पूरा पे कर दिया है तो ये तो हो जाता है फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप। शेयर की कॉस्ट है 10, लेकिन मैंने अभी पे किया है 8, इसे हम कहेंगे पार्टली पेड अप, क्योंकि पूरा पे नहीं किया। पूरा पे कर दिया है शेयर की कॉस्ट, फुल्ली पेड अप। कम पे किया है, पार्टली पेड अप। ठीक है, अब मुझे बताओ, हमने 10 में से 8 पे किया है, ये 2 रुपए कब पे करोगे? ठीक है, अब मुझे बताओ हमने 8 क्यों पे किया है? क्योंकि कंपनी ने मंगाया ही अभी तक 8 है, इसलिए हमने 8 पे किया है। ठीक है, ये जो 2 रुपए मुझे, जो मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, ये 2 रुपए मुझे पे करने हैं। अभी मैंने क्यों नहीं पे किए? क्योंकि कंपनी ने ही नहीं मंगाए अभी, क्योंकि आपको पता है कंपनी पैसे किश्तों में मंगाती है। ठीक है, तो ये मेरी कैसी लायबिलिटी है? अनकॉल्ड लायबिलिटी, क्योंकि वहां से मंगाई नहीं गई इसलिए मैंने पे नहीं करी। ठीक है, तो अनकॉल्ड लायबिलिटी, ये 2 रुपए मैंने क्यों नहीं पे किए? क्योंकि वहां से मंगाए नहीं गए। तो जो मंगाए नहीं गए, तो ये मेरी कैसी लायबिलिटी बन गई? अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन पार्टली पेड अप शेयर। ठीक है, ये 2 रुपीज की जो लायबिलिटी है, ये अनकॉल्ड लायबिलिटी है पार्टली पेड अप शेयर, क्योंकि पार्टली मतलब जो मैंने अभी पूरे पे नहीं किए। अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन पार्टली पेड अप शेयर, तो ये मैं कब पे करूंगी? तो मैंने एग्रीमेंट किया है, कमिट किया है, जब कंपनी मंगाएगी दे देंगे, मना थोड़ी किया, डाउटफुल नहीं है।
कमिट किया है दे देंगे, ठीक है। तो अनकॉल्ड लायबिलिटी, ये मेरी कैसी लायबिलिटी है, क्योंकि पीछे से मंगाई नहीं गई है वो कंपनी की तरफ से, इसलिए मैंने पे नहीं किए, और 8 पे किए हैं, इसकी वजह से फुल्ली पेड अप नहीं है तो पार्टली पेड है। तो अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन पार्टली पेड अप शेयर, पार्टली पेड अप शेयर की अनकॉल्ड लायबिलिटी, ये कहाँ आती है, कमिटमेंट है मेरी। क्या कमिटमेंट, कि ये 2 रुपये कब पे करेंगे हम, जब कंपनी मंगाएगी तो हम पे कर देंगे। तो ये भी कमिटमेंट के अंदर आता है कि मैंने कमिट किया है कि जब कंपनी मंगाए, मना नहीं किया कि जब कंपनी मंगाएगी पे कर देंगे। उसके बाद एरियर ऑफ फिक्स क्यूमुलेटिव डिविडेंड, एरियर ऑफ फिक्स क्यूमुलेटिव डिविडेंड on preference shares। बच्चे आपको पता है, मैंने आपको बताया था क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस, पहले तो प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर जिन्हें फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं, जिन्हें एक फिक्स रेट से डिविडेंड तो मिलता ही है, लेकिन अगर ड्यू टू एनी रीज़न कंपनी इनका डिविडेंड देने में अनेबल रहती है, ठीक है, तो इनका डिविडेंड ख़त्म नहीं होता, कंपनी में क्यूमुलेट हो जाता है, अगले साल दे दिया जाता है, ठीक है। मतलब क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर जिनका डिविडेंड ख़त्म नहीं होता, क्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है कंपनी में, तो वही यहाँ पे आ रहा है एरियर ऑफ फिक्स क्यूमुलेटिव डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर की जो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड क्यूमुलेट हुआ है उसका जो एरियर है, एरियर मतलब जो इकट्ठा हुआ है, ये कब देगी कंपनी। ये देखो 1 साल कंपनी में लॉस हुआ, कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया या किसी भी वजह से नहीं दिया, तो इकट्ठा हो गया क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस, ये बन गया एरियर ऑफ फिक्स क्यूमुलेटिव डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। अगले साल भी किसी वजह से नहीं दिया तो इकट्ठा हो गया। तो अब ये कब देगी, ये जो इकट्ठा हुआ कंपनी में डिविडेंड है, ये कंपनी कब देगी, ये डाउटफुल नहीं है कि किसी इवेंट हैपन होने पे देगी, नो, कंपनी ने कमिट किया है कि जब कंपनी में प्रॉफिट अवेलेबल होगा कंपनी दे देगी, क्योंकि कमिटमेंट का मतलब है टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्टिविटी एट अ सर्टेन टाइम। इट इज एन एग्रीमेंट टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। मैंने एक एग्रीमेंट किया है कि जब अवेलेबल होगा प्रॉफिट, जितना भी डिविडेंड इकट्ठा हुआ है दे दिया जाएगा, ठीक है। तो एरियर ऑफ फिक्स क्यूमुलेटिव डिविडेंड मतलब जो डिविडेंड इकट्ठा हुआ है उसका एरियर मतलब आउटस्टैंडिंग डिविडेंड जो है, ये कब देगी कंपनी, जब अवेलेबल होगा दे देगी। कंपनी ने कमिट किया है, डाउटफुल में नहीं रखा, ठीक है, कमिट किया है, दे देगी जब भी प्रॉफिट अवेलेबल होगा। तो ये 3 चीज़ें कमिटमेंट में आती हैं। कॉन्ट्रैक्ट रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड एंड अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन पार्टली पेड अप शेयर। नाम ध्यान रख लेना, मीनिंग सबका बता दिया है क्या क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये खत्म हो जाते हैं बच्चे मेरा पूरा टॉपिक। मैंने कंपनी की बैलेंस शीट बता दी थी, उसके बाद मैंने आपको ये बता दिया कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, उसके बाद बता दिया बच्चे कमिटमेंट। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। बच्चे अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, थोड़े से देखना। इलस्ट्रेशन से पहले बच्चे न्यू बुक में 1.10 पेज पे और 1.11 11 पेज पे 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, रिजर्व एंड सरप्लस को कैसे शो ऑफ करते हैं बैलेंस शीट में। एक बार ध्यान से देखना है, इसको इलस्ट्रेशन से पहले है तो इसको ध्यान से समझना कि ये आ सकता है लिखने के लिए आपका क्वेश्चन। बच्चे आपको पता है जैसे कंपनी की बैलेंस शीट है, मैंने आपको कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताया था कि कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे बनता है। ये पर्टिकुलर है, ये नोट नंबर है और ये करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, ठीक है। बैलेंस शीट एज एट जो भी डेट को बन रही है उस डेट की बैलेंस शीट,
ठीक है, जिस भी डेट की बन रही है। ये वाला कॉलम है पर्टिकुलर का, ये वाला कॉलम है नोट नंबर का, ये अमाउंट करंट ईयर, ये अमाउंट प्रीवियस ईयर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपको पता है कि कंपनी की बैलेंस शीट में सिर्फ करंट ईयर की अमाउंट नहीं लिखी जाती, प्रीवियस ईयर की भी लिखी जाती है। अब मेरी बात को ध्यान से फिर सुनो। अगर मान लो कंपनी की बैलेंस शीट में मैं फर्नीचर शो ऑफ कर रही हूँ, मान लो लास्ट ईयर फर्नीचर 1 लाख था, लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस था वो 1 लाख था। इस साल मैंने 2 लाख का फर्नीचर और खरीदा, तो यहाँ 2 लाख का नहीं आएगा। लास्ट ईयर 1 लाख का था, 2 लाख का और परचेज किया, तो इस साल फर्नीचर कितना हो गया? 3 लाख। तो पिछले को ध्यान में रखकर पिछले साल से बड़ा है या पिछले साल से कम हुआ है, ठीक है, तो वो नोट्स टू अकाउंट्स में लिख के फिर लिखा जाता है कि करंट ईयर का फर्नीचर कितना है। लास्ट ईयर 1 लाख था, अब 3 लाख हो गया, तो इस साल 2 लाख का परचेज किया गया हो, तो 2 लाख नहीं आता, पिछला ऐड करके इसमें लिखा जाता है, ठीक है। तो कंपनी की बैलेंस शीट में इस तरह से ही चीजें लिखी जाती हैं। प्रीवियस ईयर की अमाउंट से बढ़ रही हैं तो ऐड करके, पिछले साल से कम हो रही है तो लेस करके, ठीक है। तो एक बार ध्यान से सुनना, आपको ध्यान होगा मैंने शेयर होल्डर फंड हेडिंग बताई थी। कंपनी के सारे प्रॉफिट रिजर्व एंड सरप्लस में लिखे जाते हैं, वो बेशक से प्रॉफिट हो बेशक से वो लॉस हो। प्रॉफिट डायरेक्ट लिखा जाता है और जो लॉस होता है वो नेगेटिव आइटम में लिखे जाता है, ठीक है। कंपनी का प्रॉफिट निकलता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस होता है, प्लस आइटम होती है, लॉस नेगेटिव आइटम में लिखा जाता है, लेकिन आता लॉस शेयर होल्डर फंड हेडिंग में रिजर्व एंड सरप्लस में ही आता है, लेकिन एज अ नेगेटिव आइटम आता है, ठीक है। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। एक बार आप 1.10 पेज पे वो निकालो, 1.10 पेज पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो ध्यान से निकालो एक बारी, ठीक है। मैं आपको एक बार सामने शो करती हूँ, उसके बाद देखना कैसे। देखना, Olympus Limited has an opening debit balance। बच्चे ओपनिंग बैलेंस लास्ट ईयर के बैलेंस को कहते हैं। देखो आपको 31 मार्च को जो बैलेंस निकलता है वो 1 अप्रैल को नए सेशन में एक दिन आगे ही तो जाता है, तो ओपनिंग बैलेंस मतलब लास्ट ईयर का 5 लाख इन रिजर्व एंड सरप्लस आज बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से 5 लाख का रिजर्व एंड सरप्लस में बैलेंस इतना है। इट अर्नड अ प्रॉफिट 8 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। इस साल प्रॉफिट हुआ है 8 लाख। हाउ वुड यू शो दीज आइटम इन द बैलेंस शीट एंड नोट्स टू अकाउंट्स? इसे आप कैसे दिखाओगे? देखना, नोट्स टू अकाउंट्स में एक बार एक चीज़ और, इस जो करंट ईयर है वो 31 मार्च 2019 है, तो आपने डेट लिखनी है यहाँ पे करंट ईयर 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2018 प्रीवियस ईयर। लेकिन नोट्स टू अकाउंट्स जो बन रहा है 31 मार्च 2019, ठीक है। आपको पता है इस पूरे क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ही दिए हुए हैं, प्रॉफिट और लॉस सारे रिजर्व एंड सरप्लस में आते हैं, ठीक है। तो कैसे शो ऑफ करेंगे ध्यान से देखना। आपको पता है इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड है, प्रॉफिट्स के लिए हेडिंग बनती है शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स, और सब हेडिंग बनती है रिजर्व एंड सरप्लस।
आपको पता है रिजर्व में आते हैं कंपनी के सारे रिजर्व, और सरप्लस में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट या लॉस जो भी आता है मिलके रिजर्व एंड सरप्लस बनता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना कैसे लिखते हैं। सबसे पहले तो लास्ट ईयर की अमाउंट लिखो। आपके पास क्वेश्चन में कहा है उसने ओपनिंग डेबिट बैलेंस, डेबिट मतलब लॉस, जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से निकला था। आपको पता है प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है, लॉस का डेबिट। उसने क्लियर बोला है डेबिट बैलेंस इन रिजर्व एंड सरप्लस आज बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है लेकिन डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस इसका मतलब लास्ट ईयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से लॉस निकला था, तो मैंने लास्ट ईयर का लिख दिया। अब इस साल का निकालना है आपने। उसने कहा है इस साल का 8 लाख प्रॉफिट हुआ है। अब रिजर्व एंड सरप्लस में कैसे शो ऑफ करोगे, बैलेंस शीट में कैसे शो ऑफ करोगे और नोट्स टू अकाउंट कैसे बनाओगे। तो ध्यान से देखना, आपको नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है रिजर्व एंड सरप्लस का। ठीक है, एक होता है रिजर्व, एक होता है सरप्लस। एक रिजर्व होता है और एक क्या होता है, सरप्लस होता है। एक सरप्लस, दो चीजें मिलके रिजर्व एंड सरप्लस बनाती हैं। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व में आते हैं सारे प्रॉफिट से जो रिजर्व में डाला होता है वो, सरप्लस में होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। ठीक है, अब कैसे, आप मुझे बताओ, आपके पास इस पिछले साल का भी कोई रिजर्व नहीं है और इस साल कोई रिजर्व, तो रिजर्व तो है ही नहीं मेरे पास, पूरे इस साल का भी कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास सरप्लस है। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग डेबिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस कितना दिया हुआ है, 5 लाख दिया हुआ है। ठीक है, ओपनिंग डेबिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ओपनिंग डेबिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, कैसे लिखते हैं हम, कैसे बनाते हैं। पहले तो इस पिछले साल वाला लिखा। ठीक है, इसमें ऐड करो इस साल का प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर द ईयर। बताना इस साल कितना प्रॉफिट हुआ है, 8। अब मुझे बताओ, ये ब्रैकेट में मत लिखना, ये ऐड है क्योंकि प्रॉफिट हुआ है, पिछले साल लॉस था, तो रिजल्ट बताओ क्या निकलेगा, 3 लाख निकलेगा लेकिन प्लस का। ठीक है, 3 लाख निकलेगा लेकिन किसका निकलेगा, लाख निकलेगा लेकिन किसका निकलेगा बच्चों, प्लस का निकलेगा। ठीक है, 3 लाख लेकिन प्लस का निकलेगा। तो बताओ, रिजर्व मेरे पास है नहीं, सरप्लस मेरे पास 31 मार्च 2019 का कितना निकल के आ रहा है, 3 लाख। ऐसे ही बनाते हैं नोट्स टू अकाउंट, ओपनिंग लिख के इस साल प्रॉफिट इतना हुआ तो इस साल कितना आना चाहिए, 3 लाख। ठीक है, तो इस साल के रिजर्व एंड सरप्लस में 3 लाख लिखा जाएगा। ठीक है, किसी को देखना है कि 3 लाख कैसे आया, तो नोट नंबर 1। इज दैट क्लियर और नॉट। ठीक है, तो इस तरह से कंपनी की बैलेंस शीट में पिछले वाली चीज को ध्यान में रखकर कैलकुलेशन की जाती है। तो देखना एक बारी, ये था एग्जाम्पल फर्स्ट था, इसी के साथ एग्जाम्पल सेकंड भी दिया हुआ है, इसी के साथ एग्जाम्पल सेकंड दिया हुआ है, एक बार ध्यान से देखना। फिर से रिजर्व एंड सरप्लस को ही शो ऑफ करना है।
देखना बच्चे, एग्जाम्पल सेकेंड, गैलेक्सी लिमिटेड हैज़ द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 2018 लास्ट ईयर का बैलेंस हो गया। ये ओपनिंग पे कभी भी बैलेंस नहीं होते, बैलेंस होते हैं वो लास्ट ईयर वाले। देखो इस बार जनरल रिजर्व भी है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी है, ठीक है। कुछ नहीं कहा तो ये क्रेडिट बैलेंस ही होगा। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2019 इनकर्ड अ लॉस 320। इस साल 320 का लॉस हुआ है। ये पिछला बैलेंस, ये इस साल का। तो कह रहा है हाउ वुड यू शो दीज आइटम इन द बैलेंस शीट एंड नोट्स टू अकाउंट्स। अब कैसे दिखाओगे अब इन चीज़ को, तो देखना लिखने का तरीका। बच्चे आपके पास इस एग्जाम्पल, ये इलास्ट्रेशन नहीं है, एग्जाम्पल को रिजर्व एंड सरप्लस एक्चुअली क्या है, सबसे पहले शेयर कैपिटल को शो ऑफ करते हैं। शेयर कैपिटल को शो ऑफ करना आप इशू ऑफ शेयर्स में सीख चुके हो। अब आप रिजर्व एंड सरप्लस को कैसे शो ऑफ करते हो वो सीख रहे हो आप, ठीक है। तो देखना एक बारी, इस क्वेश्चन में आपको पता है 1 अप्रैल 2018 को जो बैलेंस दिए हैं, ठीक है, तो वो लास्ट ईयर के, मतलब 31 मार्च 2018। तो एक बार ओपनिंग बैलेंस में देखना, रिजर्व कितना है 450। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस जो होता है वो सरप्लस होता है, जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से निकलता है। रिजर्व एंड सरप्लस एक सब हेडिंग है, आपको पता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से निकलता है वो भी प्रॉफिट है, ठीक है, और रिजर्व में प्रॉफिट से ही डलता है तो वो भी प्रॉफिट है। तो रिजर्व एंड सरप्लस, सरप्लस में आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, लेकिन आता सारा रिजर्व एंड सरप्लस नहीं है। तो आपको इस बार दो दिए हुए हैं ओपनिंग बैलेंस। 1 अप्रैल 2018 का रिजर्व दिया है 450, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मतलब सरप्लस 2 लाख, तो टोटल कितना हो गया 650। ब्रैकेट में दिया होता तो वो लॉस शो करता नेगेटिव आइटम, लेकिन इस टाइम नहीं है। तो टोटल लास्ट ईयर का रिजर्व एंड सरप्लस है 650। तो लास्ट ईयर का तो मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ 650 है रिजर्व एंड सरप्लस। इस साल का निकालने के लिए मुझे नोट्स टू अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। ये 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 में रिजर्व एंड सरप्लस का नोट्स टू अकाउंट्स बना रही हूँ। किसका? रिजर्व एंड सरप्लस का। देखना पहले रिजर्व में क्या आएगा और फिर सरप्लस में क्या आएगा। मिलके रिजर्व एंड सरप्लस आता है शेयर होल्डर फंड में, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, रिजर्व एंड सरप्लस में उठा के इस साल का डायरेक्ट नहीं, पहले ओपनिंग इस साल कितना था ऐड करके, कम हुआ है तो लेस करके, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस रिजर्व आपको दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व, ओपनिंग बताओ कितना दिया था 1 अप्रैल को 450, और आपको पता है इस साल कुछ भी ट्रांसफर नहीं हुआ, तो इस साल भी ये रिजर्व 450 ही है, ठीक है। इस साल भी रिजर्व, अगर कुछ मैंने रिजर्व में और ट्रांसफर किया होता तो इस साल का रिजर्व बढ़ जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद है सरप्लस, तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बताना ओपनिंग बैलेंस कितना था 2 लाख था। इस साल प्रॉफिट हुआ है तो बढ़ जाएगा प्रॉफिट, लॉस हुआ है तो कम करके लिखेंगे, ठीक है। तो इस साल बताओ क्या हुआ है, लॉस ये है, उसके बाद कह रहा है लॉस ऑफ द ईयर। इस साल प्रॉफिट ना होके क्या हुआ है लॉस 320 का, 320 का। तो अब मुझे बताओ पिछले साल प्रॉफिट था, इस साल लॉस हुआ है, तो अगर मैं इसको आपस में करूं तो मेरे पास रिजल्ट कितना निकल के आएगा 120 का निकल के आएगा, लेकिन नेगेटिव में निकल के आएगा, क्योंकि पिछले साल प्रॉफिट था, इस साल लॉस ज्यादा है, तो सरप्लस से मेरे को प्रॉफिट नहीं निकल के आ रहा, लॉस शो हो रहा है, नेगेटिव आइटम। लॉस को हम कहते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में ही शो ऑफ करेंगे, लेकिन एज ए नेगेटिव आइटम, ठीक है। लेकिन अब मेरी बात को ध्यान से और देखो, खाली मुझे सरप्लस नहीं दिखाना होता, ठीक है, मुझे खाली सरप्लस नहीं दिखाना, मुझे क्या दिखाना है,
मुझे खाली सरप्लस नहीं दिखाना, मुझे पूरा दिखाना है ये, ठीक है। तो मेरा रिजल्ट निकल के आएगा 330, ये रिजर्व, ये सरप्लस, पिछले वाले ओपनिंग को ध्यान में रखते हुए। तो ये शो ऑफ होगा मेरा नेक्स्ट रिजर्व एंड सरप्लस में, लेकिन प्लस रिजल्ट शो ऑफ होगा। कैसा रिजल्ट शो होगा? प्लस 330 शो ऑफ होगा, ठीक है। तो यहाँ मैं उठा के ये कितना दिखाऊंगी? 330। पिछले साल इतना था रिजर्व एंड सरप्लस मिलके, रिजर्व एंड सरप्लस मिलके इस पर प्लस में आ रहा है 330। कैसे आया किसी को देखना है तो वर्किंग नोट नंबर 1 ये बना हुआ है, नोट नंबर 1 देखिए कैसे कैलकुलेट किया। इस तरह से कंपनी की बैलेंस शीट में ये चीज़ होती है बच्चे, ठीक है।